नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बांकीपुर में हार के बाद अब तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना में हुए हत्याकांड बंटी यादव के बाद अब वो उनके परिजनों से मिले हैं और 5 लाख रुपए का पढ़ाई के लिए चेक भी दिया है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि वो अभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार उनकी सहायता नहीं कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव उनके पास पहुंचे हैं। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने एमएलसी की शपथ ले ली है। तो ऐसे में अब एनडीए के भीतर भी क्या कुछ चल रहा है, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। बंटी यादव के परिवार से मिले हैं, तो क्या कुछ हुआ है? देखिए, तेजस्वी यादव जो अब सक्रियता दिखा रहे हैं, यही सक्रियता अगर वो बांकीपुर चुनाव से 10 दिन पहले दिखा देते तो हो सकता है आरजेडी की जो कैंडिडेट रही रेखा गुप्ता, उनकी जमानत जब्त नहीं होती, कम से कम उनको सम्मानजनक वोट आ गया रहता। लेकिन तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब सारी चीजें हाथ से निकल जाती है उसके बाद ये एक्टिव नजर आते हैं। आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे राहुल गांधी बिहार आए, वोट चोरी का एक बहुत बड़ा ड्रामा किया और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के कैंपेन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और कई दिनों तक कई जिलों में यात्रा निकली और वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर तेजस्वी यादव के सारे मुद्दे गौन हो गए। और तेजस्वी यादव ने उससे सीख नहीं ली, उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आए। ये दिखाने की कोशिश किया कि हम और कांग्रेस पार्टी दोनों एक हैं और हमारा गठबंधन मजबूत है, भले ही मुद्दा चाहे कुछ भी रहे। अभी बांकीपुर में इतनी बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर ने इन लोगों के सामने पेश की थी। आरजेडी के पास भी एक बड़ा अवसर था, क्योंकि सम्राट चौधरी को लगातार वो भी घेर रहे हैं और नई सरकार बने हुए अभी 8 महीने का वक्त हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव, जो सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है या फिर जिन चीजों को लेकर सम्राट चौधरी या एनडीए की सरकार आगे बढ़ी है, उनको लेकर तेजस्वी यादव को सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन उन सब में वो पीछे रह गए। भरत तिवारी के मुद्दे पर वो एनकाउंटर नहीं कर पाए। बंटी यादव जो कि उनका अपना वोट बैंक है, उसको वो मुद्दा नहीं बना पाए और हुआ क्या, यादवों का पूरा वोट वो चला गया प्रशांत किशोर के साथ। तो तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि राजनीति कैसे होगी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए कौन कौन से लोग हैं। संजय यादव, रमीज नेमत, आपने अपने भाई बहन को राजनीति से साइड कर दिया है। उसके बाद आप किसकी सलाह से सारे फैसले ले रहे हैं? क्या लालू यादव इस स्थिति में हैं कि वो तेजस्वी यादव को गाइड कर रहे हैं, और क्या तेजस्वी यादव उनकी बातों को सुन पा रहे हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों के जवाब इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की एक्टिवनेस नजर आती है जब चिड़ियां चुग गई खेत वाली स्थिति होती है। हमने देखा कि तेजस्वी की जब जरूरत थी वो विदेश चले गए, और आप कब आए? जब प्रशांत किशोर ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया था, जब बीजेपी और पीके के बीच मुकाबला बाइलेटरल हो गया था। तो ऐसे में आपके लिए संभावनाओं का दौर पूरी तरह से खत्म हो गया था और इसलिए आपको करारी हार मिली, और इतनी जबरदस्त हार मिली कि आपके कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। और अब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा वोट बैंक बरकरार रहे, तो बंटी यादव के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, 5 लाख का चेक दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये चीजें आपने पहले कर दी होती तो आप पर आज सवाल नहीं उठते, क्योंकि आज इसलिए सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं, ताकि यादवों में ये मैसेज जाए कि तेजस्वी यादव अपने समाज को नहीं भूले हैं। जबकि असलियत क्या है, जब जरूरत थी तब तेजस्वी यादव कहाँ थे? नॉर्वे घूम रहे थे। और बंटी यादव के परिजनों से किसने मुलाकात की? प्रशांत किशोर ने। उनके परिजनों को लेकर बयान किसने दिया? एनडीए के नेताओं ने। तो तेजस्वी यादव जब अपने समाज के ही नेता नहीं बन पा रहे हैं, लालू यादव की तरह अपने विरासत को ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे में अब अगर वो छोटे बड़े फैसले ले भी लेते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्योंकि तेजस्वी जो है वो सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं है, वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी का रवैया नजर आ रहा है, लग रहा है धीरे धीरे उनकी जगह प्रशांत किशोर ले लेंगे, क्योंकि विधानसभा में जैसे ही पीके बोलना शुरू करेंगे उसके बाद तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ेगा और तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा कि प्रशांत किशोर के विकल्प के तौर पर खुद को सम्राट चौधरी के खिलाफ पेश कर पाए। हालांकि अब सामने ये भी आ रहा है कि बांकीपुर में हार के बाद अब तेजस्वी यादव जो एक्टिव हुए हैं, तो पार्टी के अंदर भी कई बदलाव करने जा रहे हैं, कुछ नए बदलाव आएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं को फटकार भी लगेगी। देखिए, बदलाव करके आपको हासिल क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस प्रदेश अध्यक्ष की क्या उपलब्धि रही? आपने अपनी टीम बनाई, आपकी टीम में कोई हरियाणा का है, कोई उत्तर प्रदेश का है,
जिसको बिहार के बारे में पता नहीं है वो बिहार की राजनीति पर इतना ज्यादा ज्ञान कैसे दे सकता है? आपकी पार्टी के दो बड़े नेता, एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र, लालू यादव के जमाने से आरजेडी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, वो विधायक भी हैं, और दूसरे शक्ति यादव जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों आपस में मारधार कर रहे हैं। और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आप देखिए भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। तो इस बात से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। रोहिणी आचार्य का ट्वीट देखिए प्रशांत किशोर को लेकर, एक सिंपैथी नजर आता है, वो तेजस्वी को लेकर नजर नहीं आता है। तो हर तरफ से आरजेडी में समस्याओं का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और तेजस्वी यादव हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और उनके पास कोई भी जवाब लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे माहौल में एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर उभर जाएंगे और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए बहुत सारी मुश्किलें बिहार में बढ़ जाएंगी। भाई वीरेंद्र का जिक्र किया है तो मैं इससे भी एक जुड़ा सवाल लेना चाहूंगी। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव से जो लोग मिलते हैं वो पैसे देकर मिलते हैं। देखिए ये तो विधानसभा चुनाव में ही तय हो गया था, उसी समय बहुत सारे लोगों ने ये खुलासा कर दिया था कि हमसे पैसे लिए गए। एक तो आरजेडी के नेता थे, उन्होंने कुर्ता तक फाड़ दिया था अपना। जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर के बाहर ड्रामा हुआ था, राबड़ी देवी का जो आवास था, और उसके बाद बहुत सारे लोगों से हमारी भी बातचीत हुई, सबने खुलकर कहा कि हमसे पैसे लिए गए। तो आरजेडी में पैसे देकर ही टिकट बांटे जाते हैं, ये हर किसी को मालूम है। लेकिन क्या आपने पैसे देने वाले लोगों की संख्या क्या सीमित तो नहीं है? बहुत सारे लोग पैसे देने वाले हैं, तो उसमें भी आप सेलेक्ट नहीं कर पाए। हालांकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार करने वाली स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद आप ये तक नहीं सेलेक्ट कर पाए कि हमारे लिए कौन से कैंडिडेट जिताऊ हो सकते हैं। आप राहुल गांधी की तरह मस्त रहे, 15-20 दिन बिहार घूमे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, और आपके जितने जरूरी मुद्दे थे, शिक्षा हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, ये सारी चीजें पर्दे के पीछे चली गई और बीजेपी और एनडीए ने जंगल राज का मुद्दा भुना दिया। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ? तेजस्वी यादव के समय में सबसे बड़ी जीत एनडीए की हो गई। अगर तेजस्वी आज भी इन चीजों से सबक नहीं लेंगे तो आने वाले समय में उनका भविष्य, उनकी पार्टी का भविष्य बिहार में अंधकार में चला जाएगा। तो अब दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। तो एनडीए के भीतर भी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी की उन्होंने शपथ ले ली है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि एनडीए के भीतर अब क्या कुछ चल रहा है। देखिए एनडीए के भीतर सब कुछ तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने शपथ ली, एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोग लिखने लगे फादर ऑफ द ईयर। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने शाम दाम दंड भेद लगाकर अपने बेटे को एमएलसी बनवा ही दिया। बिहार के मुख्यमंत्री कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम सुप्रीमो, कई विधायक कुशवाहा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए स्थिति कैसी है कि लगातार कुशवाहा नेताओं को मौका मिल रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये क्या परिवारवाद नहीं है? जब बीजेपी एनडीए वाले आरजेडी वाले पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस वाले पर सवाल उठाते हैं, तो ये परिवारवाद की राजनीति से आप किनारा क्यों नहीं करते हैं? और एनडीए के भीतर की जो नाराजगी है वो इस शपथ ग्रहण के दौरान देखने को मिली। जब दीपक प्रकाश शपथ ले रहे थे उस वक्त वहां पर एनडीए का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा थे, आलोक सिंह थे आरएलएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामेश्वर महतो विधायक वो भी थे, माधव आनंद भी थे, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा नेता नहीं था। सिर्फ हरी सहनी थे, जो अवधेश नारायण सिंह हैं वो इनको शपथ दिलवा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए के बड़े लोग इसमें नहीं पहुंचे, क्योंकि भोजपुर और बक्सर वाली सीट पर जब चुनाव हुए थे तो सोनू कुमार आरजेडी के जीते, तब सम्राट चौधरी गए थे और सम्राट तेजस्वी दोनों से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन आज जब अपनी पार्टी की बारी आई तो सीएम नहीं पहुंचे, अपनी गठबंधन की बारी आई तो सीएम वहां पर नहीं थे, एनडीए के बड़े नेता नहीं थे। तो बहुत सारे सवाल तो उठेंगे और सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि एक चुनाव ने बिहार की राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है और एनडीए पर भी सवाल उठ रहे हैं, महागठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं और प्रशांत किशोर पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनको भी लोग कह रहे हैं कि भाई आपने बिहार में बांकीपुर का चुनाव जीता और आप मुंबई चले गए, वहां पर जाकर आप सुनेत्रा पवार को सलाह दे रहे हैं और यहाँ बांकीपुर में काम कौन करेगा? बिहार की राजनीति में लगातार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और एनडीए की राजनीति में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब यहां से देखना ये होगा कि आगे चलकर सम्राट चौधरी कैसे एनडीए की वापसी कराते हैं, क्योंकि आगे चलकर अभी बहुत सारे चुनाव होने हैं। फिर नवंबर दिसंबर में भी कहा जा रहा है कि एमएलसी सीट को लेकर चुनाव होंगे। तो सम्राट चौधरी ने जो एनडीए की बैठक हुई, बीजेपी विधायक उसमें शामिल हुए, वहां पर उन्होंने कहा
कि योगी आदित्यनाथ की सीट भी बीजेपी हारी थी गोरखपुर में जब बाबा सीएम बने थे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने वापसी की। 2024 लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया, उसके बाद पार्टी ने वापसी की। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे पास वापसी का पूरा मौका है, हम अगर चाहेंगे तो बहुत शानदार तरीके से फिर से वापसी कर सकते हैं, और अगर हम एक सीट हारे हैं तो हम कई सीट जीत भी सकते हैं। तो देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव या फिर उनकी पार्टी आरजेडी या सम्राट चौधरी या इनका गठबंधन एनडीए, इनमें से ज्यादा मजबूत होकर सामने कौन आता है। इतना जरूर तय है, जो अपनी वापसी ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा उसकी राजनीति बिहार में और मजबूत होगी, क्योंकि अब दोनों को चुनौती देने वाला एक आदमी सदन में आ चुका है, और इसलिए दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन ये कोशिश करेगी कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा जनता को भरोसे में लिया जाए, उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम बातों को जमीन पर सच कराया जाए जिसे लेकर हम चुनाव में आए थे। और तेजस्वी यादव की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है, सरकार अगर कोई काम में पीछे रह गई है, तो बतौर नेता प्रतिपक्ष उसको सवाल उठाएं, उनको विधानसभा में घेरें, उनको सड़क पर घेरें, प्रदर्शन करें, जैसे राहुल गांधी ने किया दिल्ली में जंतर मंतर पर। तो अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव क्या अपने भरोसे पर, लोगों के भरोसे पर खरे उतर पाते हैं, और सम्राट चौधरी की वापसी कैसी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बांकीपुर चुनाव के हार के बाद अब एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं, तो वही एनडीए में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।